हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू A2S क्लासेस। तो आज हम साइंस का सेकंड चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। जैसे कि पहला चैप्टर जितना इम्पोर्टेंट था उतना ही सेकंड चैप्टर इम्पोर्टेंट है। हमारी पीरियोडिक टेबल में अभी तक 115 एलिमेंट्स एट प्रेजेंट हैं। इन 115 एलिमेंट्स को एक दूसरे के साथ मिला के हम बहुत सारे कंपाउंड्स बना लेते हैं। अब ये जो कंपाउंड्स हैं हमारे, इनको हमने थ्री कैटेगरी में डिवाइड किया है। इन कंपाउंड्स को हमने थ्री कैटेगरी में डिवाइड किया है, जो कि है पहली कैटेगरी हमारी एसिड, दूसरी है बेसिस, तीसरी है सॉल्ट्स। अब आप सबके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा, हमने किस बेसिस पे कंपाउंड्स को एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में डिवाइड किया है। कंपाउंड्स को हमने उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे डिवाइड किया है और तीन हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला एसिड, दूसरा बेस एंड तीसरा सॉल्ट्स। एसिड बेस के बारे में जानने से पहले हमको एक सब्सटेंस के बारे में जानना है, जिसका नाम है इंडिकेटर। इंडिकेटर इंडिकेटर कुछ नहीं है, इंडिकेटर एक डाई है। इंडिकेटर इज एन डाई दैट चेंजेस कलर, जो कि अपना कलर चेंज करती रहती है। दैट चेंजेस कलर इन एसिड एंड बेस। अगर आप एसिड में डालोगे तो डिफरेंट कलर मिलेगा, अगर बेस में डालोगे तो डिफरेंट कलर मिलेगा। आपके पास एक कंपाउंड है, आप मान लो दिस इज एन XYZ कंपाउंड। अगर आप इसमें एक इंडिकेटर डालते हो, अगर वो कुछ कलर देती है, या तो वो एसिड को इंडिकेट करेगा या फिर बेस को इंडिकेट करेगा। अब ये कैसे पता पड़ेगा कि वो एसिड है बेस है? तो चलिए हम इंडिकेटर्स के बारे में जानते हैं और एसिड बेस के आइडेंटिफिकेशन मार्क्स के बारे में हम आपको बताएंगे। हमने इंडिकेटर्स को तीन हिस्सों में डिवाइड किया है। इंडिकेटर्स की पहली टाइप है नेचुरल इंडिकेटर, सेकेंड वन इज सिंथेटिक इंडिकेटर, इग्नोर माई हैंड राइटिंग, और तीसरा है हमारे पास ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। तो सबसे पहले हम जानेंगे नेचुरल इंडिकेटर क्या होते हैं। हमारा सबसे पहला है नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर्स जैसे कि नाम से आप सबको पता पड़ रहा होगा, नेचुरल आ रहा है तो मतलब वो इंडिकेटर जो हमको नेचर से मिलते हैं। द इंडिकेटर्स दैट वी obtained from nature is known as natural indicator। मेनली क्वेश्चन इसकी डिफाइन से नहीं आएगा, इसके तीन एग्जाम्पल हैं, क्वेश्चन उससे बनेगा। पहला जो एग्जाम्पल है वो है लिटमस पेपर। क्या है? लिटमस पेपर। अब आप सबके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, अब ये लिटमस क्या भला है? लिटमस कुछ नहीं, लिटमस एक पर्पल कलर की डाई होती है, जो कि लीचन के प्लांट से एक्सट्रैक्ट की जाती है
और अगर टीचर आपसे पूछे कि लीचन किससे बिलोंग करता है, लीचन करता है थैलोफाइटा फैमिली से बिलोंग। लिटमस एक पर्पल कलर की डाई होती है जो कि नेचुरल होती है और लीचन के प्लांट से एक्सट्रैक्ट की जाती है। और लीचन जो होता है थैलोफाइटा फैमिली से बिलोंग करता है। अब जो लिटमस पेपर है वो होता है दो कलर का, एक होता है रेड लिटमस पेपर, एक होता है आपके पास ब्लू लिटमस पेपर। अब सबके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा ये ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर में फ़र्क क्या है। रेड लिटमस पेपर रेड कलर का होता है और जो ब्लू लिटमस पेपर होता है वो ब्लू कलर का होता है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें फ़र्क क्या है। फ़र्क इसके स्ट्रक्चर में नहीं है, फ़र्क बस ये है जो रेड लिटमस पेपर होता है जब उसको हम एसिड में डालते हैं तो वो रेड रहता है, आर फॉर रेड को डिनोट करना। और जब हम उसको बेस में डाल दें तो ब्लू कलर चेंज कर देता है। रेड क्या कहते हैं ब्लू में चेंज हो जाता है। रेड लिटमस को हम बेस में डालेंगे तो जो रेड कलर था लिटमस पेपर का वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, एक बीकर में है NaOH, इसमें हमारे पास जो है NaOH है। इसमें जब हमने रेड कलर का लिटमस पेपर डाला, ये रेड था, तो एन सोडियम हाइड्रोक्साइड में डालने के बाद इसका कलर हो जाएगा ब्लू। और ये जो ब्लू लिटमस पेपर है जब इसको हम एसिड में डालते हैं तो ब्लू कलर चेंज हो जाता है रेड में। जैसे ये है ऑरेंज जूस, अब इसमें हमने ब्लू कलर का लिटमस पेपर डाला तो इसको जब ये अंदर डिप करेंगे ना तो ये ना रेड में चेंज हो जाएगा। और जब हम इसको बेस में डालेंगे ना तो ये सेम रहेगा ब्लू लिटमस पेपर। अगर मैं दूसरा एग्जांपल की बात करूँ, दूसरा एग्जांपल है, हम इधर ही बात कर लेते हैं। हमारे पास दूसरा एग्जांपल है टर्मरिक, जिसको आप रोज की भाषा में हल्दी भी बोलते हो। अब आप बोलेगे भाई ये इंडिकेटर कैसे हुई हल्दी। हल्दी अगर तुम्हारे पास कोई बेस है, ये मान लो बेस है, अगर आप इस पे हल्दी डाल दोगे ना तो जो हल्दी का येलो कलर होता है, येलो कलर रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो जाएगा। आपने डेली लाइफ में इसका एग्जाम्पल देखा है पर कभी आपने नोटिस नहीं किया। आप खाना खा रहे थे, आप क्या कर रहे थे, खाना खा रहे थे, आपको खाना तमीज़ से खाना आता नहीं है तो आपकी वाइट शर्ट पे एक दाग लगा। सब अब हम पढ़ेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर नथिंग, इट इज़ अ मैन मेड इंडिकेटर जो हमको नेचर से नहीं मिलते, लोग खुद बनाते हैं मैन मेड इंडिकेटर। इसके हमको दो एग्जाम्पल याद करने हैं और उनका न्यूट्रल पे कलर याद रखना। एसिड में कौन सा कलर चेंज होता है, बेस में कौन सा कलर चेंज होता है, बस और कुछ याद नहीं रखना। पहला इंडिकेटर है हमारे पास मिथाइल ऑरेंज, एंड दूसरा है फिनोप्थलीन। मैं आपको एक टेबल बना देता हूँ, उससे आपको याद करने में इजी होगा। फर्स्ट हम कलर लिखेंगे न्यूट्रल का, सेकंड हम लिखेंगे एसिड का, थर्ड हम लिखेंगे बेस का। पहले हम पढ़ लेते हैं मिथाइल ऑरेंज का।
मिथाइल ऑरेंज न्यूट्रल जब होता है, अगर कोई सॉल्यूशन न्यूट्रल है, अगर उसमें हम मिथाइल ऑरेंज डाल देंगे तो मिथाइल ऑरेंज का कलर रेड ही रहेगा। अगर एसिड में डाल देते हैं, सॉरी, न्यूट्रल में इसका कलर रहता है ऑरेंज। अगर कोई सॉल्यूशन एसिड है तो मिथाइल ऑरेंज का कलर हो जाएगा रेड। अगर कोई सॉल्यूशन बेस है तो मिथाइल ऑरेंज का कलर हो जाएगा येलो। फिनोप्थलीन का न्यूट्रल कलर होता है कलरलेस। और अगर फिनोप्थलीन को हम एसिड में डाल देते हैं तब भी कलरलेस रहता है। अगर हम फिनोप्थलीन को बेस में डालेंगे तो फिनोप्थलीन का कलर पिंक हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट सिंथेटिक इंडिकेटर। तीसरा हमारा टॉपिक रहेगा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। जैसे कि ऑल फैक्ट्री नाम से पता पड़ रहा है, सेंस ऑफ स्मेल। ये वो इंडिकेटर होते हैं जिसको हम स्मेल से बता देते हैं कि ये एसिड है या फिर बेस है। अभी हम कैसे बताएंगे कि स्मेल स्मेल से हम कैसे बताएंगे कि कोई जो सॉल्यूशन है वो एसिड है या फिर बेस है। तो हमको दो एग्जांपल दे रखे हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के। पहला है हमारे पास ऑनियन, दूसरा है वनीला। ऑनियन की स्मेल सबको पता है कैसी होती है, ये एक हार्ड स्मेल भी होती है। और वनीला की एक सॉफ्ट स्मेल होती है। हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑनियन की स्मेल को और वनीला की स्मेल को। अगर हम बेस में ऑनियन को डालें तो बेस जो है ऑनियन की स्मेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। मीन्स कैसे, अगर ऑनियन के ऊपर हम बेस को डाल दें तो जो ऑनियन की स्मेल है वो आपको नहीं आएगी, स्मेल लेस वो प्रोडक्ट हो जाएगा। अगर हम एसिड को ऑनियन पे डालें तो स्मेल सेम रहेगी। सेम वनीला में बेस वनीला की स्मेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, एसिड में वनीला की स्मेल सेम रहती है। सो इट्स ऑल अबाउट इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स के बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एसिड। एसिड को हम डेली लाइफ में यूज करते हैं पर कभी आपने नोटिस नहीं किया होगा। लेट्स सपोज, सब अपनी आंखें क्लोज करो, मैं एक एग्जांपल बोल रहा हूँ, उसको अपने माइंड में मैनिफेस्ट करो। एक लेमन है, आपके पास एक लेमन है, उसको आपने कट किया दो पीसेस में। उसको आपने निचोड़ा और आपकी जीभ पे एक टेस्ट आएगा बहुत खट्टा, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो सोर टेस्ट। तो ये जो सोर टेस्ट होता है ना लेमन में, इट इज ओनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिड। जो खट्टापन होता है वो एसिड की वजह से ही होता है। अगर कोई बोले एसिड की डिफाइन लिखो, व्हाट इज एन एसिड? एसिड इज एन केमिकल acid is an chemical which is sour in taste and एक और क्वालिटी लिखनी है। हमने इंडिकेटर्स में पढ़ा था, जो ब्लू कलर का इंडिकेटर होता है लिटमस पेपर, वो क्या कहते हैं, रेड में चेंज हो जाता है। तो हम डिफाइन में वो भी लिख सकते हैं, एंड टर्न्स ब्लू
लिटमस पेपर इनटू रेड कलर। तो अगर अब एसिड की कोई डिफाइन पूछे तो बोल देना एसिड वो केमिकल होते हैं जिनका टेस्ट सोर होता है और जो ब्लू कलर के लिटमस पेपर को रेड कलर के लिटमस पेपर में चेंज कर देते हैं। दो पॉइंट्स मेन है, एक तो ये लिखना सोर होना चाहिए, एक ये लिखना जो कि टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, ये मेन है। एसिड हमको बहुत सारी जगह से मिलते हैं तो हमने उसी की बेसिस पे दो कैटेगरी में एसिड को डिवाइड किया है। हमारी पहली कैटेगरी है ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड, कुछ एसिड जो होते हैं हमको प्लांट और एनिमल मैटर से मिलते हैं। जो एसिड हमको प्लांट और एनिमल के मटेरियल से मिलते हैं हम उनको ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। एसिड विच we extract from animal and plant material is known as organic acid। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक एसिड। और ऑर्गेनिक एसिड का दूसरा नाम है नेचुरल अकरिंग एसिड। ऑर्गेनिक एसिड को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल अकरिंग एसिड। नेचुरल अकरिंग एसिड, क्योंकि ये हमको नेचर से पाए जाते हैं इसलिए हम इनको नेचुरल अकरिंग एसिड भी बोलते हैं। जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं ये नेचर में थोड़े वीक होते हैं, वीक इन नेचर। अगर हम इनको खाना चाहें या पीना चाहें तो ये हमारी हेल्थ को कोई हार्म नहीं पहुंचाएंगे। सो इट इज नॉट हार्मफुल। इट इज नॉट हार्मफुल टू ईट एंड ड्रिंक। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूं ऑर्गेनिक एसिड के जो कि हमारी डेली लाइफ में यूज होते हैं, पर हम कुछ को नोटिस करते हैं कुछ को नहीं नोटिस करते। बट 5-6 बता रहा हूं, वो आपको याद करने हैं एग्जाम के लिए। पहला है विनेगर। विनेगर में आप सब जानते होंगे हमको मिलता है एसिटिक एसिड। हमारे पास है दूसरा लेमन और ऑरेंज। ऑरेंज में हमको मिलता है सिट्रस एसिड। तीसरा है हमारे पास कर्ड। कर्ड में हमारे को मिलता है लैक्टिक एसिड। चौथा है हमारे पास टार्ट्रिक। उसमें मिलता है हमको टमरिंड एसिड। पांचवा है हमारे पास पटैटो नहीं, टमाटो, एक जैसे हैं तो भूल जाता हूँ थोड़ा। टमाटो में हमको मिलता है ऑक्सैलिक एसिड। लास्ट है आंट स्ट्रिंग। इसमें हमारे को मिलता है फॉर्मिक और मिथेनोइक एसिड। एग्जामिनर 1 नंबर में इनमें से कोई भी पूछ सकता है, 6 के 6 अच्छे से याद करके जाना है। विनेगर जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं उसमें मिलता है हमको एसिटिक एसिड। लेमन ऑरेंज में हमको मिलता है सिट्रस एसिड। जो हमारा दही होता है दही में हमको लैक्टिक एसिड मिलता है। टार्ट्रिक जो डेली लाइफ में हम जिसको इमली बोलते हैं उसमें हमको मिलता है टैमरिंड एसिड। और टमाटर में मिलता है हमको ऑक्सैलिक एसिड। और जो आंट की स्ट्रिंग होती है उसमें हमको फॉर्मिक या फिर मिथेनोइक एसिड मिलता है। जो दूसरे तरह का एसिड है वो है हमारे पास मिनरल एसिड। अब मिनरल एसिड क्या होता है सबके मन में डाउट आ रहा होगा। तो मिनरल एसिड होते हैं जो कि हमको अर्थ के मिनरल से हम बनाते हैं। एसिड
प्रिपेयर फ्रॉम मिनरल्स ऑफ द अर्थ इज नोन एज मिनरल एसिड। जो हमारी अर्थ के मिनरल्स हैं उनसे हम जो एसिड बनाते हैं हम उनको मिनरल्स एसिड बोलते हैं। मिनरल एसिड जो होते हैं नेचर में स्ट्रॉन्ग होते हैं। इनको मैन मेड एसिड भी कहा जाता है। इट इज हार्मफुल टू ईट एंड ड्रिंक। क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, अगर हम इसको खा लें या पी लें तो ये हमको बहुत ज़्यादा डैमेज देगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड अगर हमारे हाथ पे भी गिर जाए तो हमारी स्किन जल सकती है। तो इसीलिए जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं इसमें जो एसिड का कॉन्सेंट्रेट जो होता है, कॉन्सेंट्रेट बहुत हाई होता है। वो एसिड जिसमें हम पानी को मिलाएं एसिड की कॉन्सेंट्रेशन को कम करने के लिए, उन एसिड को हम डाइल्यूट एसिड बोलते हैं। एक एसिड है कार्बोनिक एसिड। ये है तो मिनरल एसिड, बट हमने ऊपर पढ़ा जो मिनरल एसिड होते हैं वो तो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं भाई। बट ये मिनरल एसिड होने के बाद भी ये एक वीक एसिड है, ये याद रखना। एग्जामिनर पूछ सकता है ऐसा कौन सा मिनरल एसिड है जो कि वीक है, तो आपको आंसर देना है कार्बोनिक एसिड। ओके, इट इज इंपॉर्टेंट। अब इसमें हम पढ़ेंगे एसिड की ही कैटेगरी पढ़ेंगे। एसिड को हम बांटते हैं दो कैटेगरी में, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, डिल्यूट एसिड। कुछ नहीं है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है, वाटर की मात्रा कम होती है। और डिल्यूट एसिड में एसिड कम होता है और वाटर जो होता है वो ज़्यादा होता है। समझ के कॉन्सेंट्रेटेड और डिल्यूट एसिड के बीच में डिफरेंस। अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को डिल्यूट एसिड बनाना चाहें तो बना सकते हैं, बहुत सिंपल प्रोसेस है। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को पानी में मिलाना पड़ेगा, हमको मिल जाएगा डिल्यूट एसिड। हमेशा याद रखना जो एसिड है उसको पानी में मिलाएंगे हम, कभी हम वाटर को पानी में नहीं मिला सकते। इट इज वेरी डेंजरस। सुनो क्या होता है, ये हमारे पास है वाटर, मैं ऊपर से एसिड डाल रहा हूँ। जब हम एसिड और वाटर को मिलाते हैं तो ये बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। वीडियो को पॉज करके बताना एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। मैंने आपको इससे पहले चैप्टर में पढ़ाया था एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। तो जब हम एसिड को डालते हैं पानी में तो बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होती है, तो जो हीट है उसको वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। बट अगर हमारे पास एसिड है और ऊपर से हम डाल रहे हैं वाटर, एसिड है हमारे पास, हमने वाटर डाला, अब हीट रिलीज होगी। हीट रिलीज हुई तो क्या कहते हैं ये वाटर, ये जो पानी है ये भाप नहीं बन जाएगी।
पानी तो ये एसिड को फैला भी सकता है। एसिड आपकी शर्ट पे, आपके कपड़ों पे, आपके शरीर पे भी गिर सकता है। और ये जो रिएक्शन है इतनी एक्सोथर्मिक होगी, ये जो आपका वेसल है ये भी टूट सकता है। इसीलिए याद रखना, हमेशा एसिड को पानी में डालते हैं, कभी पानी को एसिड में नहीं डालते जब हम एसिड की डिल्यूशन करते हैं। लेट डिस्कस अबाउट एसिड की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे हम। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। एसिड का जो टेस्ट होता है वो सोर होता है। दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, एसिड चेंज ब्लू लिटमस टू रेड कलर। एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देते हैं। एसिड की तीसरी प्रॉपर्टी है, एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। चौथी प्रॉपर्टी है, जब हम एसिड को किसी मेटल के साथ मिलाते हैं, इट गिव्स और प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस ऑलवेज। एक हम फॉर्मेट लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, एसिड को मेटल के साथ मिलाया हमने, हमको जो एक प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा सॉल्ट, और दूसरा प्रोडक्ट हमको मिलेगा हाइड्रोजन। ये हमेशा याद रखना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल, मैंने एक मेटल ले लिया जिंक, मैंने एक एसिड ले लिया H2SO4, और मेटल क्या लिया, जिंक। अब एसिड मेरा हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, मेटल हो गया जिंक। अब जिंक जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, और इधर एक प्रोडक्ट बनेगा ZnSO4 जिंक सल्फेट। और हाइड्रोजन गैस इधर रिलीज हो जाएगी। इस रिएक्शन में क्या हो, जो जिंक है उसने हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर दिया, जो कि हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पढ़ा था। जो जितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो अपने से लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। तो इसमें जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया और एक सॉल्ट बनाया जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस इधर रिलीज हो गई। एक बात हमेशा याद रखना, जो अगर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई है, आप हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस को जानना चाहते हो, अगर आप मैच स्टिक से आंच लगाओगे ना, पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस करेगी, पॉपिंग साउंड। ये एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी दे रखी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, ये जो टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड में हमने जिंक मेटल डाल दिया है, तो इधर हमारे पास बन जाएगा जिंक सल्फेट। और हमने रिएक्शन में देखा था, हमारी हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई थी जो कि इस पाइप के थ्रू रिलीज होगी। अब कोई गैस रिलीज हो रही है और उसको अगर हम पानी में रिलीज कराएं, तो जो बबल्स है प्रेजेंस ऑफ गैस को हमें बता देंगे कि इसमें गैस प्रेजेंट है। अगर वो बबल्स को हम जलाएं कैंडल से, अगर वो पॉपिंग साउंड प्रेजेंट करे, तो ये समझ जाना कि वो हाइड्रोजन गैस है, बिकॉज हाइड्रोजन गैस ऑलवेज बर्न्स विद पॉप साउंड, और थोड़ा सा एक्सप्लोजन भी प्रोड्यूस कर देती है कभी कभी। प्लीज नोट दैट, अगर मेरे पास कोई मेटल है,
अगर मैं उसको HCl एसिड के साथ रिएक्ट कराऊं तो वो मेरे को मेटल क्लोराइड देगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इसकी रिएक्शन आप एक खुद लिख के देखना। अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। इसके बाद एक नोट और लिखो कि जो हमारे पास कर्ड होता है, कर्ड और विनेगर, कभी भी इन दोनों को मेटल के वेसल में कैप्ट करके नहीं रखना। बिकॉज इसमें होता है एसिड, ये हो गया मेटल, तो ये कोई कंपाउंड बनाएंगे विच इज पॉइजनस और नॉट गुड फॉर हेल्थ। सो दैट्स वाई वी नॉट केप्ट कर्ड और विनेगर इन मेटल वेसल्स। ये क्वेश्चन पूछ लेता है CBSE बोर्ड एग्जाम में कभी कभी। फिफ्थ प्रॉपर्टी, एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या है। जस्ट कुछ नहीं, एक फॉर्मेट याद रखना। जब भी मेटल कार्बोनेट है हमारे पास, और अगर हम उसमें एसिड को मिला देते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएंगे, एक हमारे पास सॉल्ट आएगा, एक हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, एक हमारे पास वाटर आएगा। अगर हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को मिलाते हैं उसमें एसिड मिला देते हैं हम, तो हमारे पास एक सॉल्ट मिलेगा। प्रोडक्ट दोनों के सेम है, एक कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, एक वाटर मिलेगा। पहले का एग्जांपल ले लेते हैं हम, मेटल कार्बोनेट का एग्जांपल ले लेते हैं। इधर वन लिखते हैं, इधर एग्जांपल Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। अगर हम इसमें एसिड डाल दें HCl तो हमारे पास एक प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट हमारा बनेगा और CO2, वाटर का हमारे पास बन जाएगा H2O। तो ये जो हुआ ये हुआ सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाटर। अगर इसका एग्जांपल लेना चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का, तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का हमारे पास एग्जांपल होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट Na2HCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हम इसको रिएक्ट कराएंगे HCl के साथ। जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा सोडियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और लास्ट प्रोडक्ट जो बनेगा हमारे पास बनेगा वाटर। ये इसमें ये सॉल्ट होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारा होगा वाटर। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे पास, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर मैं इसको लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करवाऊँ जो होती है CaOH2,
CaOH2 प्लस CO2, तो मेरे पास एक प्रोडक्ट बनेगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होगा ना, ये वाइट पीपीटी होगी, याद रखना है, क्वेश्चन क्वेश्चन में पूछ लेता है। और ये हम इसको बोलते हैं वाइट पीपीटी, और ये इनसॉल्युबल इन वाटर, ये सॉल्युबल नहीं होगी वाटर में। अगर ये जो मेरे पास प्रोडक्ट बना है CaCO3 प्लस H2O, पिछली रिएक्शन में मेरे पास क्या प्रोडक्ट बना था, CaCO3 प्लस H2O। मैं इसमें फिर से कार्बन डाइऑक्साइड मिला के देखता हूँ मेरे को क्या मिलता है। इसमें मैंने फिर से कार्बन डाइऑक्साइड मिलाई, पहले मैंने लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाई, मेरे को वाइट पीपीटी मिली। वाइट पीपीटी किसकी मिली, कैल्शियम कार्बोनेट की, और वाटर मिला। अब मैंने सोचा इसमें फिर से कार्बन डाइऑक्साइड मिला के देखता हूँ क्या मिलता है। मेरे को क्या मिला, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। मैंने जब इसमें फिर से कार्बन डाइऑक्साइड मिलाई, मेरे को मिला कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये सॉल्युबल इन वाटर होगा। आपने एक बात नोटिस की होगी, एक, लेट सपोज दिस इज एक्स पर्सन, खाते 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 ये खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, ओवर ईट किया इसने। अब इसको होगी भाई एसिडिटी। क्या हो गया, इसको हुई एसिडिटी। एसिडिटी होने पे डॉक्टर हमको प्रेफर करता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा। अब तुम्हारे को एसिडिटी हुई है, बेकिंग सोडा जब एसिडिटी से रिएक्ट करता है, ये न्यूट्रल कर देता है, पेशेंट गेट रिलीफ। पेशेंट को आराम मिलता है। बंदा था, खाना खा रहा था, बहुत ज़्यादा खा लिया, उसको एसिडिटी हुई। एसिडिटी होने पे वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसको बेकिंग सोडा की सलाह दी। बेकिंग सोडा उसने खाया तो वो एसिड के साथ रिएक्ट किया, तो न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल होने पे पेशेंट को रिलीफ मिला। एक और क्वेश्चन होता है जो कि CBSE बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है, जो लाइमस्टोन है, कैल्शियम कार्बोनेट, पहले तो लिखो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसकी तीन फॉर्म होती हैं, लाइम वाटर, चौक, मार्बल। ये तीनों फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट की ही है। और जो एक्सेल होता है, अंडे का जो ऊपर का छिलका होता है एक्सेल, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होता है, याद रखना। ये 1-2 नंबर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, CBSE बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड का एक और रोल पूछ लिया जाता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है, डज नॉट सपोर्ट बर्निंग, डज नॉट सपोर्ट बर्निंग। ये पॉज करके अपने नोट्स बना लेना, जनवरी का टाइम अभी हमारे पास है, अच्छे से नोट्स बनाएंगे एंड फरवरी में एक साथ रिवीजन करेंगे। 6th प्रॉपर्टी है, रिएक्ट एसिड विथ बेस टू फॉर्म सॉल्ट। जब हम एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमको एक सॉल्ट मिलता है और हमको वाटर मिलता है। बट इसमें खासियत ये है, ये जो सॉल्ट होता है न्यूट्रल सॉल्ट होता है।
जब एसिड को, ये हमारे पास एसिड है, एसिड को बेस से रिएक्ट किया जाता है, ये एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं और इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एसिड में ले लेता हूँ, एसिड HCl ले लेता हूँ, बेस में ले लेता हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो मेरे पास जो सॉल्ट बनेगा वो बनेगा मेरे पास H2O वाटर बन गया। तो मेरे पास सॉल्ट जो बनेगा वो बनेगा सोडियम क्लोराइड NaCl। तो ये जो होगा ये न्यूट्रल होगा, बिकॉज जो बेस है वो एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है तो न्यूट्रल कर देता है एसिड को। तो दिट्स ऑल अबाउट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो होती है जिसमें एसिड बेस को एक दूसरे के साथ रिएक्ट किया जाता है एंड जो सॉल्ट बनता है वो न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। उस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसके बाद है सेवंथ प्रॉपर्टी। सेवंथ प्रॉपर्टी, एसिड reacts with metal oxide to form salt and water। एसिड को रिएक्ट कराया, मेटल ऑक्साइड, हमारे पास बना सॉल्ट प्लस वाटर। एक बात बताऊं तुम्हें, नोट कर लेना, जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर। अगर ये बेसिक इन नेचर हैं, बेस की तरह बिहेव करेंगे, तो मान लो ये बेस है और एसिड बेस को एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, तो जो सॉल्ट मिलता है हमको वो मिलता है न्यूट्रल। और अगर न्यूट्रल सॉल्ट मिलता है तो इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। अगर हम एसिड को मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, याद रखना। अगर मैं इसका आपको एग्जांपल दूं तो एसिड आप ले लो HCl, मेटल ऑक्साइड ले लो कॉपर ऑक्साइड। आपको जो सॉल्ट मिलेगा आपको मिलेगा कॉपर क्लोराइड का CuCl2। इधर आपको वाटर मिल जाएगा, तो ये जो सॉल्ट होगा न्यूट्रल होगा। अगर आप एसिड को मेटल हाइड्रो ऑक्साइड के साथ रिएक्ट भी कराओ, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड, तो वो भी बेस की तरह ही रिएक्ट करता है और वो भी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही होती है। इट्स ऑल अबाउट सेवंथ प्रॉपर्टी। और हमारी लास्ट प्रॉपर्टी रह गई है एट्थ प्रॉपर्टी। हमारी एट्थ प्रॉपर्टी है एसिड्स आर करोसिव इन नेचर। एसिड्स बहुत करोसिव होते हैं नेचर में, बट स्ट्रॉन्ग एसिड आपके हाथ पे गिर जाए तो जला भी सकता है। वेरी हार्मफुल। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड अगर आप गलती से पी भी लो खाने के साथ तो बहुत नुकसान देगा आपकी हेल्थ को। स्ट्रॉन्ग एसिड्स को कभी मेटल के वेसल में नहीं रखते। एसिड्स आर नॉट स्टोर्ड इन मेटल वेसल्स, बिकॉज जो एसिड होते हैं वो मेटल को
बहुत बुरी तरह डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसलिए एसिड्स को ग्लास के वेसल में स्टोर किया जाता है, बिकॉज एसिड ग्लास पे रिएक्ट नहीं करते। इससे पहले हमने एसिड की सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। अब हम देखेंगे सारे एसिड्स में कॉमन क्या है। एसिड को वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो हमको H प्लस आयंस देखने को मिलते हैं। जब हम एसिड को वाटर में डालते हैं तो H प्लस आयंस रिलीज होते हैं। बट ग्लूकोज में भी H आयंस H कंपाउंड होता है, अल्कोहल में भी H कंपाउंड होता है। बट जब इसको वाटर के साथ हम मिक्स करते हैं, ये H प्लस आयंस नहीं देता, रिलीज नहीं करता, और एसिडिक बिहेवियर भी शो नहीं करता। तो इससे हम ये बोल सकते हैं सारे एसिड्स में H प्लस आयंस देखने को मिलेंगे, बट हर एक वो कंपाउंड जिसमें H प्लस आयंस है वो एसिड नहीं है। सेकंड, एसिड जो है डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर। अगर आप HCl है, अगर आपके पास ड्राई HCl है तो ये आपको एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगा। अगर आपके पास HCl की ड्राई गैस है, उसमें आप ब्लू लिटमस पेपर डालते हो तो इसका कलर ब्लू ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, बिकॉज इस ये ड्राई है। विदाउट दी एब्सेंस ऑफ वाटर एसिड डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर। अगर मैं HCl में ही पानी मिला दूँ तो मेरे पास H प्लस आयंस मिलेंगे प्लस Cl नेगेटिव आयंस मिलेंगे, तो ये एसिड को शो करेगा। और जो मेरा ब्लू लिटमस पेपर है इसमें डालूंगा मैं तो वो रेड हो जाएगा। हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। एक साइड स्ट्रॉन्ग, एक साइड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है पानी में। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट है जितने ज़्यादा H प्लस आयंस रिलीज करेगा उतना ही एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। तीसरा पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा रैपिडली रिएक्ट करता है किसी भी सब्सटेंस के साथ। चौथा जो एग्जांपल है स्ट्रॉन्ग एसिड के HCl, आपका HNO3, आपका ये H2SO4, HCl, HNO3, H2SO4, आपका ये आपका नाइट्रिक एसिड, ये आपका सल्फ्यूरिक, ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वीक एसिड पार्शियली आयोनाइज होता है। सेकंड, H प्लस आयंस कम रिलीज करता है। थर्ड पॉइंट, बहुत स्लो रिएक्ट करता है सबसे। फोर्थ एग्जांपल कार्बोनिक एसिड, ये एक वीक एसिड का एग्जांपल है। और एट लास्ट आई वांट टू, मेरे पास एक कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, ये हमारा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। जब इसमें पानी में मिलाते हैं इसको डाइल्यूट करने के लिए तो डाइल्यूट एसिड में जो है H प्लस आयंस
पर वॉल्यूम H प्लस आयंस पर वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। ये मेन पॉइंट है, याद रखना। लास्ट यूजेस ऑफ एसिड। पहला जो इम्पोर्टेंट एसिड है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड फर्टिलाइजर्स के लिए यूज़ होता है। दूसरा है नाइट्रिक एसिड। जो हमारा नाइट्रिक एसिड है डाइज के लिए यूज़ होता है, प्लास्टिक के लिए यूज़ होता है। और जो हमारा तीसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमारे फूड में यूज़ होता है। फिर हमारे ये लेदर इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है। इट्स ऑल अबाउट एसिड्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेस। हमने कंपाउंड्स की पहली कैटेगरी पढ़ी एसिड, दूसरी कैटेगरी हमारी बेसिस। डेली लाइफ में हम कॉस्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा यूज़ करते हैं। कॉस्टिंग सोडा आप सभी ने यूज़ किया होगा, वॉशिंग सोडा भी सारे लोग यूज़ करते हो। इन दोनों का जो टेस्ट होता है ना वो बिटर होता है। बिटर मीन्स कड़वा। अब इसका टेस्ट कड़वा क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बेसिस। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बेस। अगर कोई पूछे व्हाट इज अ बेसिस, तो हमको डिफाइन करना है bases are those chemical solution are those chemical solution which are bitter in taste। एंड हमने इंडिकेटर्स में पढ़ा था, ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देता है। तो हम ये लिख सकते हैं एंड टर्न दी रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। इसमें हमको बेसिस की दो इम्पोर्टेंस बतानी है। एक तो क्या कहते हैं बिटर इन टेस्ट, दूसरी क्या कहते हैं रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देता है। बेसिस की डिफाइन हो जाएगी इधर ही ख़त्म। अब इसके बाद मैं तुम सबको ये बताना चाहता हूँ, जितने भी हमारे पास मेटल ऑक्साइड हैं या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड, ये दोनों ही बेसिक होते हैं नेचर में। मतलब ये बेस की तरह बिहेव करेंगे, सारी प्रॉपर्टीज जो बेस की होती हैं वो इनकी होती हैं। मेटल ऑक्साइड जैसे कॉपर ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। ये मेटल हाइड्रोक्साइड होता है और ये बेस होता है एक। और हमारे जो मेटल कार्बोनेट NaCO3 और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, ये दोनों भी बेसिक होते हैं। बिहेव लाइक बेस, बिहेव लाइक बेस।
बेस का इंट्रो है, इसके बाद हम पढ़ रहे होंगे वीक बेसिस, फिर पढ़ रहे होंगे स्ट्रॉन्ग बेसिस, और बेसिस की कई कैटेगरी पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे हम, फिर एट लास्ट हम बेसिस के यूज़ पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक है एल्कलीज। अब सबके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, भाई ये एल्कलीज क्या होता है। अब एल्कलीज कुछ नहीं होता, एल्कलीज बेस की एक कैटेगरी है। बहुत सारे बेसिस होते हैं जो पानी में सॉल्युबल नहीं होते, नॉट सॉल्युबल इन वाटर, बट कुछ बेसिस होते हैं जो पानी में सॉल्युबल होते हैं। और कोई केमिकल रिएक्शन नहीं देते, एंड डू नॉट शो एनी केमिकल रिएक्शन। उनको हम बोलते हैं एल्कलीज। उन बेसिस को हम बोलते हैं एल्कली, आर नोन एज एल्कलीज। कुछ बेसिस होते हैं जो पानी में नहीं मिलते, बट कुछ बेसिस होते हैं जो पानी में आराम से मिल जाते हैं और कोई केमिकल रिएक्शन नहीं शो करते। उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं एल्कलीज। उन बेसिस को हमने बस एक स्पेशल नाम दे रखा है जो पानी में मिल जाते हैं, जिनका नाम है एल्कलीज। ठीक है, जो कॉमन एल्कलीज हैं, जहाँ मैं एल्कलीज बोलूँ समझ जाना, वाटर सॉल्युबल बेसिस, वो हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, तीसरा अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, एंड फोर्थ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, फिफ्थ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। ये 5 कॉमन एल्कलीज हैं जो जो इस चैप्टर में नॉर्मल तौर पे यूज़ किए गए हैं, और यही कुछ फेमस एल्कलीज हैं। बट मैं आपको बता दूं, जो वाटर सॉल्युबल बेसिस हैं, ये ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। जो वाटर सॉल्युबल बेसिस हैं वो ज़्यादा यूज़ होते हैं एज़ कंपेयर टू नॉन एल्कलीज। अब सबके मन में सवाल आ रहा होगा, सर दोनों तो बेस हैं, पर ये ज़्यादा यूज़ क्यों होते हैं। ये इसलिए ज़्यादा यूज़ होते हैं क्योंकि जो मैक्सिमम रिएक्शन होती हैं वो एक्वस फॉर्म में कंडक्ट की जाती हैं। तो इस चैप्टर में आगे मैं जिस भी बेस के बारे में बात करूंगा, समझ जाना वो बेस वाटर सॉल्युबल बेस के बारे में ही बात कर रहा हूँ। अब हम पढ़ेंगे सारे बेसिस में कॉमन क्या है, मतलब जैसे कोई एल्कली है या फिर नॉन एल्कली है, बट बेस है तो उसमें कॉमन क्या है। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज कॉमन इन ऑल बेस। पहला बेस ले लेते हैं KOH। जब इसको हमने पानी में मिलाया तो हमारे को मिला K प्लस के आयंस प्लस OH नेगेटिव आयंस। जब हमने MgOH2 को वाटर में मिलाया, हमारे पास Mg के प्लस आयंस मिले, OH के नेगेटिव आयंस। जब हमने NaOH को वाटर में मिलाया तो हमको सोडियम के प्लस आयंस मिले, OH के नेगेटिव आयंस। आप सारे बेसिस में एक कॉमन चीज देख रहे हो, when we dissolve all bases, when we dissolve all bases, they produce
OH नेगेटिव आयंस। मेरे पास एक कॉन्सेंट्रेटेड बेस है, कॉन्सेंट्रेटेड बेस में OH नेगेटिव आयंस ज़्यादा होंगे। अब मैं इसको डाइल्यूट बेस बनाना चाहता हूँ। डाइल्यूट बेस में OH नेगेटिव आयंस कम होंगे। अब मेरे को कॉन्सेंट्रेट से डाइल्यूट बेस बनाना है तो मेरे को इसमें वाटर ऐड करना पड़ेगा, जब जाके मेरे को क्या मिलेगा, डाइल्यूट बेस। अब ये कैसे हुआ, जब मैं कॉन्सेंट्रेट बेस में पानी को ऐड कर रहा था तो OH नेगेटिव आयंस जो थे पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो रहे थे। जो हमारे पास बेस होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बेस एंड एक वीक बेस। जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं पानी में, बट जो वीक बेस होते हैं वो पार्शियली आयोनाइज होते हैं। सेकंड, इनके पास जो हाइड्रो ऑक्साइड की मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है, बट इसमें OH नेगेटिव आयंस की जो मात्रा होती है वो कम होती है। स्ट्रॉन्ग एसिड के जो एग्जांपल हैं वो हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सेकंड वन इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और जो वीक एसिड के एग्जांपल हैं वो हैं आपके MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एंड सेकंड वन इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2। तो हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी, दे आर बिटर इन टेस्ट। दूसरी प्रॉपर्टी है दे आर स्लिपरी इन टच। तीसरी प्रॉपर्टी है दे टर्न्स, मैंने आपको बताया था रेड लिटमस को बेसिस ब्लू लिटमस में चेंज कर देते हैं, दे टर्न कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। चौथी थी बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जब बेस क्या कहते हैं एक्वस फॉर्म में हो तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देते हैं। क्यों? जब बेसिस एक्वस फॉर्म में हो तो ये आयंस को स्प्लिट कर देते हैं। जैसे एक AB बेस है, जब ये आयोनाइज होगा तो ये A+ एंड B- आयन में होंगे, तो इस वजह से बेसिस क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी है बेसिस रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। बेस जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, एक हमको सॉल्ट मिलेगा, एक हमको हाइड्रोजन गैस मिलेगी। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम, बेस में मैंने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, मेटल मैंने जिंक ले लिया,
इसको हीट किया दोनों को, सॉल्ट मेरे पास बनेगा Na जिंक O2 Na2 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। एक बात याद रखना, जो बेस होते हैं वो हर किसी मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करते। बेस नॉट रिएक्ट विद ऑल मेटल्स, किसी किसी मेटल के साथ ही रिएक्ट करते हैं। सिक्स प्रॉपर्टी, बेस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। हमने ये एसिड की प्रॉपर्टी में पढ़ा था, ये दोनों में सेम रहेगा। बेस मैंने ले लिया NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, एसिड मैंने ले लिया HCl, जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा NaCl प्लस वाटर H2O। जो NaCl होगा ये सॉल्ट होगा और ये न्यूट्रल होगा। हमने पढ़ा था जब भी बेस और एसिड रिएक्ट होगा तो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, ये भी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती कैसे है? NaOH आयंस रिएक्ट करते हैं, OH नेगेटिव आयंस रिएक्ट करते हैं और एसिड में से प्लस H प्लस आयंस रिएक्ट करते हैं तो ये वाटर बनाते हैं। इसकी वजह से इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये सिक्स्थ प्रॉपर्टी थी। सेवंथ, बेस को रिएक्ट करना है मेटल नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ। बेस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड, हम नॉन मेटल ले लेते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड हमने ली कार्बन डाइऑक्साइड CO2। हमने जो वो लिया आपका बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। जो प्रोडक्ट बनेगा मेरे पास, एक सॉल्ट बनेगा, एक वाटर बनेगा। वाटर मैंने पहले लिख दिया H2O। सॉल्ट जो बनेगा मेरे पास बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3। ये मेरे पास सॉल्ट है, ये मेरे पास बेस और ये मेरे पास नॉन मेटल ऑक्साइड। तो ये भी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, वाटर बन रहा है और सॉल्ट बन रहा है। तो ये रिएक्शन प्रूव करती है जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं, नोट करना, नॉन मेटल ऑक्साइड बिहेव्स लाइक एसिड। क्योंकि जो हमने पहले पढ़ा था, हमने 2 बार पढ़ चुके हैं कि जब बेस और एसिड रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा वो एक सॉल्ट होगा, एक वाटर होगा। तो जब हमने नॉन मेटल ऑक्साइड को बेस के साथ रिएक्ट किया तो हमको सॉल्ट मिला, फिर वाटर मिला। तो ये रिएक्शन ये प्रूव करती है जो नॉन मेटल ऑक्साइड है वो एसिड की तरह बिहेव करती है। अब हम पढ़ेंगे यूज ऑफ बेस। ज़्यादा नहीं, 3 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है। NaOH जो कि हम जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये यूज़ किया जाता है पेपर बनाने के काम, पेपर मैन्युफैक्चरिंग। सोप में भी यूज़ किया जाता है। एक हमारे पास सिंथेटिक फाइबर होता है जिसका नाम है रेयॉन, उसमें भी यूज़ किया जाता है। और जो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है CaOH2, इसको हम यूज़ करते हैं ब्लीचिंग पाउडर बनाने के काम आता है, ब्लीचिंग पाउडर। और हमारे पास जो MgOH2 है ये हमारे काम आता है, ये हम यूज़ करते हैं एंटा एसिड के तौर पे। एंटा एसिड, हम MgOH को एंटा एसिड के तौर पे यूज़ करते हैं टू क्योर फ्रॉम इंडाइजेशन, टू क्योर फ्रॉम इंडाइजेशन। बेस टॉपिक ख़त्म। इस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है pH स्केल।
पीएच स्केल में होते हैं 0 से 14 नंबर, और बीच में जो होता है मिडल नंबर होता है जो होता है 7। अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच स्केल नंबर 7 है तो न्यूट्रल है। अगर 7 से डाउन जाएगा तो उसकी एसिड लेवल इंक्रीज होती जाएगी। अगर 7 से अप होता जाएगा तो बेसिक लेवल इंक्रीज होती जाएगी। जो वीक एसिड होते हैं उनका जो पीएच लेवल होता है वो 3.5 टू 7 होता है, और 3.5 से नीचे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। और 11 तक 7 से 11 तक वीक बेस होते हैं, और 11 के बाद स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। अब हम पढ़ेंगे पीएच स्केल का हमारी डे टू डे लाइफ में क्या यूज़ है। हम कलर से भी आइडेंटिफाई, न्यूट्रल पे कलर होता है ग्रीन, और जितना एसिडिक होता जाएगा उतना लिटमस पेपर का कलर रेड होता जाएगा, और जितना क्या कहते हैं बेस स्ट्रांग होता जाएगा उतना ब्लू होता जाएगा कलर। बस पीएच स्केल में इतना ही याद रखना है। पहला यूज़ पीएच स्केल का डाइजेशन के टाइम पे जो हमारे स्टमक में HCl नाम का एसिड प्रोड्यूस होता है उसका पीएच नंबर जो होता है वो 1.3 के आसपास होता है। सेकंड, जब हम मीठा खाते हैं तो जो हमारे टीथ होते हैं इसका जो पीएच है अगर 5.3 से कम हो गया हमारा टूथ डिके होना शुरू हो जाता है। इसीलिए हमारे एसिड का लेवल कम होता है, तो इसीलिए हम सुबह रोज़ कॉलगेट करते हैं जिसमें बेस होता है, और ये इसके साथ रिएक्ट करके न्यूट्रल हो जाता है। इसलिए बोलते हैं रोज़ हमको कॉलगेट करनी चाहिए, जो कि हमारे टूथ डिके को प्रिवेंट करती है और हमारे पीएच स्केल को मेंटेन करके रखती है। तीसरा तीसरा जब मधुमक्खी हमें काटती है तो जो उसका डंक होता है, मधुमक्खी के डंक में जो होता है वो होता है एसिड। इसलिए हमारे घर वाले बोलते हैं सोप लगाने के लिए। सोप में बेस होता है, इससे ये न्यूट्रलाइज हो जाता है और हमें रिलीफ मिलता है। चौथा, वॉस्प वॉस्प का जो डंक होता है उसमें क्या कहते हैं बेस होता है, इसीलिए हम उस पर विनेगर लगाते हैं। अब विनेगर एसिड होता है, ये न्यूट्रलाइज हो जाता है और हमको रिलीफ मिल जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस में हमारे पास NaCl है, सोडियम क्लोराइड एक्वस फॉर्म में। जब सोडियम क्लोराइड को हमने करंट पास किया तो इसके हमारे पास 3 प्रोडक्ट बने। एक बना सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, एक बना क्लोरीन, एक बना हाइड्रोजन गैस। जो क्लोरीन है वो एनोड पे इकट्ठी होगी, हाइड्रोजन कैथोड पे,
और जो NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है। बेस जो एक्वस फॉर्म में हो हम उसको क्या बोलते हैं? एल्कली। इस प्रोसेस का नाम क्लोरो एल्कली, क्लोरीन और बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड की वजह से पड़ा है। इसमें ये जो तीनों प्रोडक्ट हैं, तीनों यूज़फुल हैं। ये तीनों प्रोडक्ट यूज़फुल हैं। तो हम पहले क्लोरीन यूज़ करते हैं। हमने पहले पढ़ा था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2, क्विकलाइम जिसको बोलते हैं हम। अगर मैं इसमें क्लोरीन मिला दूं तो मेरे को एक प्रोडक्ट मिलेगा, CaOCl2। मेरे को एक प्रोडक्ट मिलेगा CaOCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। ये जो CaOCl2 है, ये है मेरा ब्लीचिंग पाउडर। क्या है मेरा? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 है, ये मेरा ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है। अब हम इसके यूज़ पढ़ेंगे। यूज़ ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। पहला यूज़ है ब्लीचिंग ऑफ कॉटन के लिए यूज़ होता है। और दूसरा, इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी यूज़ किया जाता है। तीसरा पॉइंट, इसको जो हम पानी पीते हैं उसको क्लीन करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। हमारा दूसरा सॉल्ट है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा। अब हम इसमें देखेंगे कि हमारा बेकिंग सोडा बना कैसे। जो हमारे पास क्लोर एल्कली में तीन प्रोडक्ट बने थे, एक बना था सोडियम क्लोराइड, एक बना था कार्बन डाइऑक्साइड, एक बना था हाइड्रोजन गैस। कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ कर लिया। अब हमारे पास बचा सोडियम क्लोराइड, NaCl। NaCl में हमने कार्बन डाइऑक्साइड मिलाई, वाटर मिलाया और हमने मिलाया अमोनियम, NH4, NH3। तो हमारे पास प्रोडक्ट बना NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड प्लस NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये है सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। जो ये NaHCO3 है, यही हमारा बेकिंग सोडा। अब हम इसके यूजेस जानेंगे। बेकिंग सोडा का जो यूज होता है बेकिंग पाउडर के लिए यूज होता है। विथ सम माइल्ड एसिड, जैसे विनेगर। जो हमारा NaHCO3 है, जब हम इसको हीट करते हैं तो हमारे पास दो तीन प्रोडक्ट बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस सोडियम सॉल्ट बनता है हमारे पास। सॉरी, इधर प्लस H भी आएगा एक। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉफ्ट एंड सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी ऑफ ब्रेड। किधर लिखूं? इधर लिख देता हूँ, स्पॉन्जी ऑफ ब्रेड।
दूसरा यूज़ है, हम बेकिंग सोडा को एंटासिड के इंग्रेडिएंट की तरह भी यूज़ किया जाता है। एंटासिड को हम कब यूज़ करते हैं, जब हमको एसिडिटी हो जाती है, और बेकिंग सोडा एक बेस की तरह काम करता है जो कि इसको न्यूट्रलाइज करता है और हमको रिलीफ मिलता है। थर्ड यूज़ है हमारा, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूशर के काम आता है। हमारे पास बेकिंग सोडा था NaHCO3, जब हमने इसको हीट किया तो हमारे पास बचा Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। जो हमारा ये Na2CO3 है, जब हमने इसमें प्लस H2O के 10 ड्रॉप्स यूज़ किए, 10H2O, तो हमारे पास बना Na2CO3.10H2O। ये जो फॉर्मूला है ये है हमारा वॉशिंग सोडा। अब हम पढ़ेंगे वॉशिंग सोडा के यूजेस। पहला यूज़ है, वॉशिंग सोडा ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री में काम आता है। ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री में काम आता है। और दूसरा यूज़ है हमारा, ये क्या कहते हैं, वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करता है। रिमूव परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस। और थर्ड फॉर क्लींजिंग एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है फॉर डोमेस्टिक पर्पस, फॉर डोमेस्टिक पर्पस। एक हमारे पास लास्ट सॉल्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको हम POP भी बोल देते हैं, शॉर्ट फॉर्म में POP। इसका जो फॉर्मूला है हमारे पास CaSO4 प्लस हाफ H2O। अगर हम इसमें हाफ H2O और मिला दें तो हमारे पास एक कंपाउंड बनेगा CaSO4 प्लस 2H2O, सॉरी 1.5। तो ये जो CaSO4 प्लस 0.2H2O है, ये है हमारा जिप्सम। एक हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस था, एक हमारे पास जिप्सम। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो है CaSO4 प्लस हाफ H2O। जब हमने इसमें 1.5 H2O मिक्स किया तो हमारे पास बना CaSO4.2H2O। ये हमारा जिप्सम हो गया। जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस के एक बार आप यूजेस देख लेना। It's all about second chapter. If you have any doubt, please comment in the comment section, and if you like the content, please like and subscribe the channel.